डियर स्टूडेंट्स, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है कोणीय वेग एवं कोणीय त्वरण। हालांकि ये वीडियो मैं कल भी बना चुका हूँ और वो दुर्भाग्यवश सेव नहीं हो पाई, नहीं तो कल ही आपको मैंने बोला था 2 वीडियो डाल दी जाएंगी, पर ये सेव नहीं हो पाई, इसलिए आज दोबारा बनानी पड़ रही है ये वीडियो। तो कोणीय वेग एवं कोणीय त्वरण। कोणीय वेग एवं कोणीय त्वरण में क्या है, माना ये कोई वक्र दिया गया है और कोई कण इस वक्र के अनुदिश गतिशील है। कण के इस वक्र के अनुदिश गतिशील है। माना t समय पश्चात ये कण बिंदु P पर है। कण बिंदु P पर है, तो इस वक्र की जो है बिंदु P से ये बिंदु O क्या है आपका, ध्रुव। बिंदु O क्या है, ध्रुव। तो इस OP रेखा ये कौन सी रेखा हो गई, ध्रुवांतर रेखा हो गई। और ये x अक्ष के साथ ध्रुवांतर रेखा थीटा कोण बना रही है। इसकी लंबाई स्मॉल r है, तो इस बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए, ध्रुवीय निर्देशांक r, थीटा। अब समयांतराल डेल टी पर, डेल टी क्या है, एक बहुत ही नगण्य राशि है। तो इसका जो समयांतराल डेल टी पर ये आपकी जो ध्रुवांतर रेखा है वो कितने कोण से घूम जाती है, डेल थीटा कोण से। कितने कोण से, डेल थीटा कोण से। तो इसका जो ध्रुवांतर रेखा की जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, r प्लस डेल आर हो जाएगी। और जो कोणीय विस्थापन होगा वो क्या हो जाएगा, डेल थीटा। यानी कण डेल टी समय पश्चात कहां पहुंच जाता है, बिंदु Q पर। तो बिंदु Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, r प्लस डेल आर, और एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस डेल थीटा। तो ये हो गए बिंदु Q के ध्रुवीय निर्देशांक। अब हमें क्या करना है, बिंदु P पर कोणीय वेग की परिभाषा के अनुसार, बिंदु P पर कोणीय वेग की परिभाषा के अनुसार बिंदु P पर कोणीय वेग निकालना है। तो बिंदु P पर कोणीय वेग, बिंदु P पर कोणीय वेग। तो बिंदु P पर कोणीय वेग क्या हो जाएगा, लिमिट क्या है आपकी, डेल टी, समांतराल कितना, बहुत ही नगण्य है, तो डेल टी टेंड्स टू 0। एंड अंतराल डेल टी में, अंतराल डेल टी में कोणीय विस्थापन, डेल टी में कोणीय विस्थापन। तो अंतराल डेल टी में कोणीय विस्थापन अपॉन डेल टी। तो अंतराल डेल टी में कोणीय विस्थापन कितना है, डेल थीटा। तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, डेल थीटा अपॉन डेल टी। इसे हम क्या लिख सकते हैं, डेल टी टेंड्स टू 0 है तो डी थीटा अपॉन डी टी, या डॉट नोटेशन में दर्शाना चाहे तो इसे थीटा डॉट से दर्शा देंगे। अब चूंकि कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है, तो कोणीय वेग सामान्यतः किससे प्रदर्शित करते हैं हम, ओमेगा से। तो कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा डी टी इज इक्वल टू थीटा डॉट। ये तो निकल के आ गया अपना कोणीय वेग। अब क्या निकालना है अपने को, कोणीय त्वरण। क्या निकालना है, कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण क्या होता है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। तो किसके सापेक्ष, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, जब परिवर्तन की दर हम निकालते हैं 12th क्लास में आपने अवकलज के अनुप्रयोग पढ़े होंगे। तो अवकलज के अनुप्रयोग में हम जब 12th क्लास में हम निकालते हैं जो, तो हम किसी भी चीज के परिवर्तन की जो दर निकालते हैं वो किसी न किसी राशि के सापेक्ष निकाली जाती है। जैसे कि यहां पर हम किसके सापेक्ष निकालेंगे, समय के सापेक्ष। तो समय के सापेक्ष, तो सबसे पहले तो कोणीय त्वरण क्या होता है, चूंकि कोणीय त्वरण कोणीय वेग में परिवर्तन की दर होती है। कोणीय त्वरण कोणीय वेग में परिवर्तन की दर होती है। अतः अब यहां पर कोणीय वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष हो रहा है। तो अतः कोणीय त्वरण इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ
कोणीय वेग कितना है, डी थीटा dt। कितना है कोणीय वेग, डी थीटा dt। तो क्या हो जाएगा, d2 थीटा अपॉन dt2। ये क्या निकल के आ गया अपना कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण इसको हम किससे डॉट नोटेशन में प्रदर्शित करना है, डी थीटा dt को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, थीटा डॉट से। तो d2 थीटा dt2 को किससे प्रदर्शित कर देंगे, थीटा डबल डॉट से। ये निकल के आ गया अपना कोणीय त्वरण। स्क्रीनशॉट लें इसका। फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कोणीय वेग और रैखिक वेग में संबंध। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कोणीय वेग एवं रैखिक वेग में संबंध। कोणीय वेग एवं रैखिक वेग में संबंध निकालने के लिए हमें जो है बीएससी फर्स्ट ईयर का जो अवकलन का जो टॉपिक है, अवकलन का टॉपिक कौन सा है, पदिक समीकरण। पदिक समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। माना कोई कण क्या है, इस वक्र के अनुदिश गतिशील है और बिंदु P पर कण का रैखिक वेग क्या है, v क्या है, यहां पर रैखिक वेग, v क्या है, रैखिक वेग। कण का रैखिक वेग क्या है, स्मॉल v। अब ये आपकी क्या हो गई, बिंदु O क्या है, इसका ध्रुव। तो OP क्या हो गई, इसकी ध्रुवांतर रेखा हो गई। और ध्रुवांतर रेखा एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाती है वो क्या कहलाता है, ध्रुवांतर कोण, जो कि क्या है यहाँ पर थीटा है। और ध्रुवांतर रेखा की लंबाई क्या है, स्मॉल r। अब ये कोण फाई, आपने अगर उसमें याद हो तो आपको, तो उसमें जब किसी भी वक्र के सापेक्ष हमको स्पर्शी खींचते हैं, किसी भी वक्र के सापेक्ष जब कोई स्पर्शी खींचते हैं, तो इस स्पर्शी और ध्रुवांतर रेखा के मध्य जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, आपका ये स्पर्शी कोण। स्पर्शी कोण कितना है यहाँ पर, फाई। स्पर्शी कोण कितना है, फाई। अब ये बिंदु O से इस ध्रुव स्पर्शी पर एक लंब डाला गया है, स्पर्शी पर एक लंब डाला गया है जिसकी लंबाई क्या है, P। और इसको हम स्पेशल नाम और देते हैं, क्या कौन सा नाम देते हैं, अधेय स्पर्शी। आपने पढ़ा होगा क्या होता है ये, अधेय स्पर्शी। अब देखते हैं कोणीय वेग एवं रैखिक वेग में संबंध। चूंकि कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू अभी हमने निकाला था, क्या था, डी थीटा dt। क्या था, डी थीटा dt। अब इस डी थीटा dt को हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा dt को डी थीटा ds इंटू ds dt। कोई दिक्कत नहीं है, केवल प्राचीन जो है आपका जो गुणनफल के रूप में लिख दिया गया है। क्रम से जो गुणनफल हम करते हैं क्रमागत, उसके रूप में डी थीटा dt को डी थीटा ds डॉट ds dt। अब क्या करें, इसको r अपॉन r से मल्टीप्लाई कर दें, r अपॉन r से, तो यानी r अपॉन r से मल्टीप्लाई करें तो इसे मैं ऐसा लिख लेता हूं, 1 अपॉन r तो बाहर लिख देता हूं और r लिख देता हूं डी थीटा ds के साथ, r डी थीटा ds के साथ, और ये हो गया ds dt। अब आपने पढ़ा हो जो है पदिक समीकरण में चाप की लंबाई के अवकलज थे, तो चाप की लंबाई के अवकलज में r डी थीटा ds क्या था अपना, साइन फाई। चूंकि साइन फाई इज इक्वल टू r डी थीटा ds, तो हम साइन फाई की वैल्यू रख सकते हैं। चाप के अवकलज वही पदिक समीकरण में पढ़ाया था आपको, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आपने। चाप के अवकलज में साइन फाई इज इक्वल टू r डी थीटा ds। तो यहां पर कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन r साइन फाई एंड ds dt। अब उसमें हमने एक और चीज पढ़ी थी, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। चूंकि ध्रुव से स्पर्श रेखा पर या स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई क्या थी, P इज इक्वल टू r साइन फाई। P इज इक्वल टू क्या थी, r साइन फाई। ये भी हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, P इज इक्वल टू r साइन फाई होती है।
तो यहां से हम साइन फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन फाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, पी अपॉन आर। इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर पी अपॉन आर ds dt, या ds dt क्या है अपना v। ये भी आपका चाप की लंबाई के अवकलन में से निकल के आता है। ओमेगा इज इक्वल टू पी अपॉन आर स्क्वायर इंटू वी। यहां लिख देंगे चूंकि v इज इक्वल टू ds dt, v इज इक्वल टू ds dt। तो यहां से ओमेगा इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, पी वी अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, और v क्या है, रैखिक वेग। ये निकल के आता है संबंध ओमेगा इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर स्क्वायर, या इसे हम बराबर में डी थीटा डी टी भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, थीटा डॉट भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया आपका रैखिक वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपना अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग। अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग से क्या तात्पर्य, इनकी डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों की डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार राजस्थान बोर्ड में पूछी भी गई है। डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूले याद रखें इसके, और इसकी डेरिवेशन जरूर याद रखें। यदि कोई कण किसी वक्र के अनुदिश गतिमान है, यदि कोई कण किसी वक्र के अनुदिश गतिमान है, तो किसी भी बिंदु पर उसकी ध्रुवांतर रेखा, ये इसकी ध्रुवांतर रेखा हो गई, इस ध्रुवांतर रेखा और इस ध्रुवांतर रेखा के लंबवत कण के वेग के वियोजित भाग, ध्रुवांतर रेखा और ध्रुवांतर रेखा के लंबवत कण के वेग के वियोजित भाग क्या कहलाते हैं, अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग। अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग, यानी अरीय वेग तो कहां होगा, ध्रुवांतर रेखा की दिशा में, और अनुप्रस्थ वेग का होगा ध्रुवांतर रेखा की लंबवत दिशा में। यानी ये क्या है, वेग के वियोजित भाग है, वेग के वियोजित भाग है, यानी ध्रुवांतर रेखा की दिशा में और ध्रुवांतर रेखा के लंबवत दिशा में। और यहां पर आपका ध्रुवांतर रेखा, ये सारे तो जो है पैरामीटर से वेल नोन है आपको, क्योंकि बिंदु P इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r, थीटा। थीटा क्या है, ध्रुवांतर कोण है, r ध्रुवांतर रेखा की लंबाई है, डेल थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन है, r प्लस डेल r। जब बिंदु Q पर कण पहुंच जाएगा तब उसका ये विस्थापन है r प्लस डेल r, तो बिंदु Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, r प्लस डेल r, थीटा प्लस डेल थीटा। तो जो QM जो आपका है, यानी इस बिंदु Q से इस ध्रुवांतर रेखा पर जो लंब डाला गया है, तो इस दिशा में जो कण के वेग का वियोजित भाग होगा वो तो क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ वेग, और इस दिशा में जो कण के वेग का वियोजित भाग होगा वो क्या कहलाएगा, अरीय वेग। तो इसे तो मान लेते हैं, माना जो है ध्रुवांतर रेखा की दिशा में कण का वेग का वियोजित भाग यानी अरीय वेग क्या है, u, और जो है ध्रुवांतर रेखा के लंबवत दिशा में कण के वेग का वियोजित भाग क्या है, अनुप्रस्थ वेग v। तो केवल इनके फॉर्मूले याद रखें, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। देखने के लिए आप बुक में देख सकते हो, डेरिवेशन सेम एज इट इज लिखे हैं, कुछ उसमें नया परिवर्तन नहीं करना है। cos थीटा sin थीटा के फॉर्मूले लगाए हुए, और आपको cos थीटा sin थीटा के फॉर्मूले आपने लिमिट वाली एक्सरसाइज में क्लास 11th में किए होंगे, तो ऐसी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनके फॉर्मूले जरूर याद रखें। तो अरीय वेग u इज इक्वल टू, अरीय वेग u इज इक्वल टू dr dt, या r डॉट से व्यक्त किया जाता है, और अनुप्रस्थ वेग v इज इक्वल टू r d थीटा dt। अनुप्रस्थ वेग v इज इक्वल टू r d थीटा dt, या r थीटा डॉट। तो ये क्या हो गया, आपके अरीय वेग हो गया u और अनुप्रस्थ वेग हो गया v। अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग की परिभाषा दोबारा सुन लो,
कि यदि मान लो कोई कण किसी वक्र के अनुदिश गतिमान है, तो वक्र पर स्थित किसी भी बिंदु पर, वक्र पर स्थित किसी भी बिंदु पर उस बिंदु की ध्रुवांतर रेखा की दिशा में, ध्रुवांतर रेखा की दिशा में और ध्रुवांतर रेखा के लंबवत दिशा में कण के वेग के वियोजित भाग क्रमशः ध्रुवांतर रेखा की दिशा में तो अरीय वेग और ध्रुवांतर रेखा के लंबवत दिशा में क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ वेग कहलाता है। अब यदि हम इसमें हमें निकालना है परिणामी वेग, तो परिणामी वेग क्या हो जाएगा, यदि परिणामी वेग कैपिटल V हो, यदि परिणामी वेग कैपिटल V हो तो V इज इक्वल टू क्या होगा, अनुप्रस्थ वेग और अरिवेग का होल स्क्वायर कर दे रूट में, तो r डॉट का होल स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट का होल स्क्वायर। और यदि मान लो परिणामी वेग ध्रुवांतर रेखा के साथ, यदि परिणामी वेग ध्रुवांतर रेखा के साथ, यदि परिणामी वेग ध्रुवांतर रेखा के साथ अल्फा कोण बनाता है, तो ध्रुवांतर रेखा क्या है, ये अपनी ओपी, तो इसके साथ मान लो यदि परिणामी वेग क्या बनाए, अल्फा कोण बनाए, तो tan अल्फा इज इक्वल टू r थीटा डॉट अपॉन r डॉट इज इक्वल टू r डी थीटा dr, और ये tan फाई के भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि tan फाई आपका कौन सा होगा, इस ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य कोण होगा, और वही कोण किसके मध्य होगा, उस वेग के मध्य कोण होगा, तो इसलिए tan फाई और tan अल्फा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका tan अल्फा की वैल्यू, यानी उस परिणामी वेग की दिशा। स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर पढ़ते हैं हम अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपना अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण। तो अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग क्या थे, उन्हीं की परिभाषा से हम क्या देंगे, अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण की परिभाषा देंगे। तो यानी यदि कोई कण किसी वक्र के अनुदिश गतिमान है, तो किसी भी बिंदु पर उसकी ध्रुवांतर रेखा की दिशा में और उसके लंबवत रेखा की दिशा में कण के वेग के वियोजित भाग क्या कहलाते हैं, अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग। अब इन्हीं दिशाओं में, यानी ध्रुवांतर रेखा की दिशा में और आपके ध्रुवांतर रेखा के लंबवत रेखा की दिशा में कण के वेग के वियोजित भाग, कण के वेग के वियोजित भाग तो क्या कहला रहे हैं, आपके अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग। तो यानी कण के त्वरण के वियोजित भाग क्या कहलाएंगे, अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण। कण के त्वरण के वियोजित भाग क्या कहलाएंगे, अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण। यानी अरीय त्वरण तो क्या होगा, ध्रुवांतर रेखा की दिशा में, और अनुप्रस्थ त्वरण का होगा ध्रुवांतर रेखा की लंबवत दिशा में। इनके भी केवल अपन फॉर्मूले ही याद रखेंगे। यानी मान लो जैसे कोई कण टी समय पश्चात आपका किसी बिंदु P पर है, तो ध्रुवांतर रेखा की दिशा में इसका जो कण का अरीय वेग है वो क्या है, अरीय वेग तो है u, और अनुप्रस्थ वेग क्या है इसका, स्मॉल v। अब जब ध्रुवांतर रेखा डेल थीटा कोण से घूम जाती है, तो डेल थीटा कोण से घूमने का मतलब है ये कण कहां पहुंच गया, बिंदु P से बिंदु Q पर। तो Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, r प्लस डेल r कोमा थीटा प्लस डेल थीटा। ये क्या हो गया, बिंदु Q के निर्देशांक, P r कोमा थीटा बिंदु Q पर पहुंच गया। तो इसके अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, u प्लस डेल u और v प्लस डेल v। यानी क्या हो जाए, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। यहां पर जो आपका वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, यहां पर तो डेल u हो रहा है, और यहां पर कितना हो रहा है, डेल v। तो हम केवल इनके फॉर्मूलेज याद रखेंगे। फॉर्मूलेज क्या है आपके, अरीय त्वरण, इनके फॉर्मूले एंड डेफिनेशन ही आपको याद रखने की आवश्यकता है।
अरिय त्वरण क्या हो जाएगा, du dt माइनस v d थीटा dt। अरिय त्वरण क्या है, du dt माइनस v d थीटा dt। अब u और v आप जानते हो क्या होते हैं, तो u और v की वैल्यूज रख दो, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, d dt ऑफ, u की वैल्यू है आपकी dr dt, क्या है dr dt, माइनस v की वैल्यू कितनी है, r d थीटा dt, r d थीटा dt इंटू d थीटा dt। चाहो तो इसे और सॉल्व कर लो, तो और सॉल्व करने पर अरिय त्वरण क्या आ जाएगा अपना, अरिय त्वरण क्या हो जाएगा, यहां देखो d2r dt2, d2r dt2, और यहां पर क्या हो जाएगा r d थीटा dt होल स्क्वायर। तो आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है अरिय त्वरण का, d2r dt2 माइनस r d थीटा dt का होल स्क्वायर। नेक्स्ट डॉट नोटेशन में अगर इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखोगे, डॉट नोटेशन में अगर इसको लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, r डबल डॉट और ये क्या हो जाएगा माइनस r थीटा डॉट का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका डॉट नोटेशन। डॉट नोटेशन में लिखना चाहें तो इसे r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट आता है अपना अनुप्रस्थ त्वरण। तो अनुप्रस्थ त्वरण क्या होगा, अनुप्रस्थ त्वरण, इसका भी हम केवल फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या होगा 1/r d dt ऑफ r स्क्वायर थीटा डॉट, 1/r d dt ऑफ r स्क्वायर थीटा डॉट। अब एक विशेष स्थिति और है इसकी, फिर इसके एग्जाम्पल करते हैं। विशेष स्थिति में क्या है, यदि कण का पथ क्या हो, वृत्ताकार हो, यानी वृत्त के रूप में कण अगर गति कर रहा है वृत्त के रूप में, तो उसके अरिय वेग, अनुप्रस्थ वेग, अरिय त्वरण, यानी वृत्त के रूप में कर रहा है तो वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या होगा, r इज इक्वल टू ए। यदि वृत्त का समीकरण r इज इक्वल टू ए है तो अरिय वेग इज इक्वल टू r डॉट इज इक्वल टू 0। अरिय वेग क्या था अपना r डॉट, ये क्या होगा, यदि कण वृत्तीय पथ में गति करता है तो 0 होगा। अनुप्रस्थ वेग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r थीटा डॉट होता है अनुप्रस्थ वेग, तो r थीटा डॉट क्या हो जाएगा, a थीटा डॉट। नेक्स्ट अरिय त्वरण, यह भी अपन ने निकाला, क्या था, यहां पर इसको डॉट नोटेशन भी लिख सकते हैं। डॉट नोटेशन में कैसे लिखोगे इसे, r थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट, r थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट। या अरिय त्वरण यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस a थीटा डॉट होल स्क्वायर। नेक्स्ट अनुप्रस्थ त्वरण क्या हो जाएगा इसका, a थीटा डबल डॉट। ठीक है, ये आपको बोले याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इनको हटा देते हैं। केवल ये याद रखो आप तो कि अरिय वेग क्या होगा 0,
अनुप्रस्थ वेग क्या होगा ए थीटा डॉट, और ये त्वरण क्या होगा माइनस ए थीटा डॉट होल स्क्वायर, और अनुप्रस्थ त्वरण क्या होगा ए थीटा डबल डॉट। ये है आपका इसका लास्ट टॉपिक जो है यहां पर अरीय वेग एवं अनुप्रस्थ त्वरण का लास्ट टॉपिक। अब इसके एक दो एग्जांपल्स देखेंगे, फिर उन एग्जांपल्स को देखने के पश्चात हम आगे का सॉल्यूशंस देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 1 नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, एक दो एग्जांपल करेंगे फिर इसमें आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी एग्जांपल्स ये टॉपिक अपने कोटा यूनिवर्सिटी में स्पेशली केवल डेफिनेशंस के लिए दिए गए हैं और इन सब का उपयोग पड़ेगा इसलिए दिए गए हैं। तो इनकी डेफिनेशंस और कुछ एग्जांपल्स, इनके फॉर्मूलों को यूज़ कैसे किया जाता है उनके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।